गुड इवनिंग एवरीवन। जेई अटेम्प्ट सेशन 1 अपना पूरा हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है, सभी बच्चों की परसेंटाइल आ चुकी है। तो अटेम्प्ट 1 सेशन 1 पूरा काम कंप्लीट। जिन बच्चों की अच्छी परसेंटाइल आई है बहुत बहुत बधाई। उन बच्चों को अपने एडवांस की प्रिपरेशन में एज वेल एज उनके जो बोर्ड्स हैं उनकी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। साथ ही साथ जिन बच्चों की परसेंटाइल कम आई है उन बच्चों को अपने अटेम्प्ट 2 जो अपना अप्रैल में होने वाला है उसकी तैयारियों में जुट जाना चाहिए। अब बात आती है कि सर उसकी तैयारी किस तरीके से करें, कि आखिर क्या चीज़ हैं जो हमारी परसेंटाइल को इम्प्रूव कर सकती हैं सेशन 2 या अटेम्प्ट 2 में। भाई हमारे पास देखा जाए तो अटेम्प्ट 2 के लिए मात्र 2 महीने हैं, तो 2 महीने में ऐसा हम क्या करें कि हमारी परसेंटाइल एकदम इम्प्रूव हो जाए। कि अभी हम अगर 90 परसेंटाइल पे हैं तो वो 95 परसेंटाइल पे कैसे पहुँचे, 95 पे हैं तो 98 परसेंटाइल कैसे करें। हाउ टू इम्प्रूव योर परसेंटाइल फॉर सेशन 2। तो आज इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई सेशन 2 में अपनी परसेंटाइल को बच्चों कैसे बढ़ाया जा सकता है। आखिर वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद अपनी परसेंटाइल को हम आराम से बढ़ा सकते हैं। बच्चों देखो, अपना जो प्रोसेस है प्रिपरेशन का वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस ये है, पहले अपनी नॉलेज को सीखो कि भाई नॉलेज हमारे पास क्या है, और फिर उस नॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना अच्छा हम स्कोर करेंगे। ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, खासतौर से जेई मेंस का। ठीक है, एडवांस में थोड़ा नॉलेज वाली बात ज़्यादा आ जाती है, लेकिन जेई मेंस अटेम्प्ट 1 जिस तरीके का आया है उसमें किसी बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज फंडामेंटल बेसिक नॉलेज हो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस हो, तो जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस जिस बच्चे की होगी उसकी परसेंटाइल उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही बेटर होगी। एक बच्चों के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हमें जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या अपने बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए, मतलब आखिर किस तरीके से हम अपने आप को बाइफरकेट करें कि हम आखिर किस कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों देखो, साफ सीधी बात है, जिन बच्चों के 98 परसेंटाइल एंड अबव आए हैं वो बच्चे अब मेंस के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं। उनका सारा का सारा ध्यान अपना जेई एडवांस के ऊपर होना चाहिए कि भाई जेई एडवांस की तैयारी कैसे करें। साथ ही साथ उनके बोर्ड्स एग्ज़ाम भी होंगे, तो बीच में बोर्ड्स एग्ज़ाम के साथ साथ जेई एडवांस को कैसे बैलेंस करें। लेकिन जिन बच्चों की परसेंटाइल 98 परसेंटाइल से नीचे है, या मैं ख़ासतौर से कहूँ जो बच्चे 95 परसेंटाइल से नीचे अभी हैं, जिन बच्चों की सेशन 1 में परसेंटाइल 95 से नीचे आई है कि परसेंटाइल अपनी 95 परसेंटाइल से नीचे आई है, उन बच्चों को ख़ास तौर से अभी अपने जेई मेन अटेम्प्ट 2 पे पूरा फोकस करना चाहिए। जेई मेन अटेम्प्ट 2 पे फोकस करके सबसे पहले हमें अपनी परसेंटाइल इम्प्रूव करनी चाहिए, जिससे हम एक अच्छी एनआईटी में, एक अच्छी ब्रांच में अपनी एक बर्थ बुक कर सकें। जब हमारी एक अच्छी एनआईटी में, एक अच्छी ब्रांच में हमारी बर्थ बुक हो जाएगी, मतलब एक अच्छी परसेंटाइल आ चुकी होगी, वो हमारा डेफिनेट बात है कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हम जेई एडवांस देने जाएंगे तो उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ही आएगी। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों की परसेंटाइल 95 से नीचे है उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्हें परेशान नहीं होना है, उन्हें मेहनत करनी है कि आगे मेहनत कैसे करें। अपने आगे आने वाले ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने को कैसे हम पेन डाउन करें कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी हैं। इस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। अब प्लान करते टाइम हमें क्या बातों का ध्यान देना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं वैसे ही एक बार पहले बोल चुका हूँ इस वीडियो में कि जेई मेन इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस एंड लेस अबाउट नॉलेज। तो अगर आपके मान लो 1-2 चैप्टर छूट भी गए हैं और आप उनको नहीं पढ़ पाए हो या फिर आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, और अगर हम उन एक आध चैप्टर को छोड़कर भी जाएं और 80% या 90% कवरेज के साथ जाएं कि भाई हमारा ये सिलेबस पूरा है, और हम उसकी अच्छी परफेक्ट प्रैक्टिस करें, तो भी हम जेई मेन में एक बहुत अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं। मतलब जेई मेन में परसेंटाइल लाना बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं होगी अगर हम 80% नॉलेज के साथ
अच्छी परफेक्ट प्रैक्टिस के साथ जाएं। अब देखो परफेक्ट प्रैक्टिस कैसे हम परफेक्शन लाएं अपनी करे हुए चैप्टर्स में। भाई मान लीजिए हमारे पास 70-80% हमने चैप्टर्स कर रखे हैं, तो उन 70-80% चैप्टर्स में कैसे हम परफेक्शन लाएं। अब देखो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप ये सोचो जेई मेन का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर्स का होता है। 3 आवर्स के एग्ज़ाम में पेपर में 90 क्वेश्चंस आते हैं और 90 में से 75 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। इसका मतलब एनटीए या जेई मेन और जो ऑर्गेनाइज कर रही है कमेटी, वो आपसे चाहती है कि आप 3 घंटे में 90 क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस करो और 75 क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो। इसका मतलब एक दिन में 3 घंटे में, एक दिन में नहीं 3 घंटे में आपके 75 क्वेश्चंस होने चाहिए। अब देखो 3 घंटे में हमें 75 करने हैं, और अगर एक बच्चा अगर आइडियली अपने पढ़ने का टाइम 8 से 9 घंटे भी मानता है, तो उसे 8 से 9 घंटे में कितने क्वेश्चन कम करने चाहिए? 160-170। आप छोड़िए 160-170, डू 150 प्रॉब्लम्स इन ए डे। टारगेट कर लो अपना कि मुझे एक दिन में 150 प्रॉब्लम कम से कम करनी है। 150 प्रॉब्लम किए बिना एक ट्रू जेई मेन एस्पिरेंट को नींद नहीं आनी चाहिए। तो मुझे 150 प्रॉब्लम अ डे ये मुझे करनी है। 150 में आप बाइफरकेट कर सकते हो कि भाई 50 अपनी मुझे मैथ्स की करनी है, 50 मुझे अपनी फिजिक्स की करनी है, 50 मुझे अपनी केमिस्ट्री करनी है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे करनी है, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 50 प्रॉब्लम ईच डे कंटिन्यूस। बच्चे बहुत सारे होते हैं जो मॉक टेस्ट के पीछे भागते हैं। यस, मॉक टेस्ट करने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे अपने 2 महीने हैं, तो 2 महीने में हमें भाई 60 डेज़ हम बोल सकते हैं, तो 60 डेज़ में मुझे 10 to 12 मतलब विन 5 डेज़ में एक मॉक टेस्ट हमें देना चाहिए। उससे ज़्यादा भी मॉक टेस्ट हमें लास्ट के दिनों में भी नहीं देना चाहिए। हमें अपनी जो बेसिक जो भी कंटेंट आपको मिला है, जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिला है, जो भी शीट्स आपको मिली हैं, जो भी मॉड्यूल आपको मिला है, जो आपने पहले क्लास में क्लास के टाइम डिस्कशन हुआ है या अटेम्प्ट किया है, उसको परफेक्ट करने की ज़रूरत होती है। जो भी कंटेंट आपको मिला है, जो भी शीट मॉड्यूल आपको मिला है, उसमें एक जैसे रेजोनेंस की हम बात करें तो सबसे पहले एक एक्सरसाइज 1 होती है जो हम फंडामेंटल लर्निंग एक्सरसाइज बोलते हैं कि भाई ये एक लर्निंग एक्सरसाइज है फॉर जेई मेंस। उसके बाद एक जेई एक्सरसाइज 2 होती है जो हम जेई एडवांस के लिए बोलते हैं, और एक एक्सरसाइज 3 होती है जिसमें PYQs होते हैं। तो जेई मेंस के लिए मेरी बच्चों को सलाह रहती है कि हमें जो फंडामेंटल लर्निंग एक्सरसाइजेज हैं वो, और साथ ही साथ PYQs, हर एक शीट में PYQs आपको मिलेंगे। तो फंडामेंटल एक्सरसाइज और PYQs, उनके सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करिए। उनके सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करेंगे तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं। तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बहुत अच्छे से पेपर दे सकते हैं। यकीन मानिए ये बेसिक फंडामेंटल होते हैं जिन्हें करने से बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं। बच्चे जनरली हैबिट होती है कि भाई हम नई चीज़ों के पीछे भागें। उन्हें लगता है कि दिस पेपर इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। नहीं, ये पेपर नॉलेज के लिए नहीं है। दिस पेपर इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस। दिस पेपर इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस। बेटा, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ओरिएंटेड पेपर है कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा भला होगा, उतनी अच्छी हम परसेंटाइल लाएंगे, उतने अच्छे से हम पेपर फोड़ेंगे। ये बात कंफर्म है। तो 50 प्रॉब्लम्स इन ए डे फॉर ईच सब्जेक्ट, 150 टोटल प्रॉब्लम्स का अपना टारगेट रखो कि भाई ये प्रॉब्लम्स हमें करनी ही करनी है, और इन प्रॉब्लम्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो मॉड्यूल, जो कंटेंट आपको मिला हुआ है, उसमें PYQ एक्सरसाइज एज वेल एज लेवल 1 एक्सरसाइज, इनको अच्छे से निपटाना है। जिन बच्चों की 90 परसेंटाइल या उससे नीचे आई हैं, वो एक बार उस कंटेंट को दोबारा देखें। दोबारा देखने पे रैंडमली 2 या 3 क्वेश्चन करके देखें। रैंडमली जैसे 5 क्वेश्चंस ले लिए, आप देखना कि उसमें 5 क्वेश्चंस अपने पाँचों के पाँचों ठीक नहीं हो पा रहे होंगे। तो यही कमी होती है जिसके कारण हमारी परसेंटाइल जितनी अच्छी आनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं आती है। ठीक, तो अब कई बच्चे वरीड हो सकते हैं कि सर आपने तो कह दिया कि आप एक्सरसाइज 1 करो और एक्सरसाइज 3 PYQ एक्सरसाइज करो, लेकिन क्या इतना टाइम है?
बेटा जितना भी टाइम है उतने टाइम में ये करो आप यू कैन परचेज द टाइम। आप कोई टाइम बाहर से परचेज नहीं कर सकते। 24 आवर्स ही होते हैं एक दिन में, आपको उसी टाइम में पढ़ना है। और ये टाइम सबके लिए भगवान ने सीमित ही दिया है, इतना ही दिया है, 24 आवर्स डे सबके लिए दिए हैं। तो जो भी कर रहा है बच्चा तैयारी, वो इसी टाइम में ही कर रहा है। अब जो भी बच्चा इसी टाइम में तैयारी कर रहा है, तो इस टाइम को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो इसके बारे में हमें सोचने के लिए हमें अपनी जो चीज़ें हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि 150 प्रॉब्लम्स इन ए डे आप करो, तो हर दिन में एक एक चैप्टर के 50 प्रॉब्लम्स करो। जैसे मैथ्स के मान लीजिए आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद आपके पास बायनोमियल थ्योरम है, पीएनसी है और प्रोबेबिलिटी है, फिर 12th के चैप्टर्स हैं अपने पास फंक्शन। तो हर एक चैप्टर्स की आप लिस्ट बना लो यार, कि ये हमने ये लिस्ट बना ली कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और उनकी ये लिस्ट बना ली कि यार ये हमारे पास ये हो गई एक्सरसाइज 1 या लेवल 1 और ये हमारे पास हो गई PYQ एक्सरसाइज या एक्सरसाइज 3। ठीक बात। अब ये लिस्ट बनाने के बाद हमने बस ये चैप्टर्स लिख लिए। एक दिन मान लीजिए हमने 50 प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 1 के किए, टिक कर लिया। फिर हमने दूसरे चैप्टर के किए, ऐसा नहीं कि फिर उसके हम PYQ भी करेंगे उसी चैप्टर के। फिर हमने दूसरे चैप्टर के किए, दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 1 टिक कर लिया। फिर तीसरे दिन तीसरे चैप्टर के करे, फिर टिक कर लिया। फिर चौथे चैप्टर के करे, टिक कर लिया। फिर 5वें के टिक कर लिया। इस तरह से हम टिक करते चले गए। और टिक करने के बाद फिर हम वापस किस पे आ गए, PYQ क्विज, कि भाई PYQ कि भाई इनके 50 क्वेश्चंस कर लिए। तो हमारे पास हम देखेंगे कि यार 55-60 डेज जो भी हमारे पास टाइम है, इस टाइम में हम सारे टॉपिक्स जो भी हमने कर रखे हैं उन पे हम यहाँ पे टिक लगा चुके हों। अगर हम यहाँ पे टिक लगा चुके हैं और उन पे ऐसा कॉन्फिडेंस ला चुके हैं कि यार पेपर में ये आएगा तो मैं फोड़ दूंगा, तो फिर आपकी परसेंटाइल जो भी आई है वो आपकी परसेंटाइल बढ़नी ही बढ़नी है। उस परसेंटाइल को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बच्चों जिनकी परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से कम है, वो थोड़ा सा अभी सेशन 2 जैन अप्रैल अटेम्प्ट जो होने वाला है उस पर फोकस करें। जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं उनको फॉलो करने से पक्की बात है आपकी परसेंटाइल जरूर बढ़ेगी। इवन आपकी जो नॉलेज है एज वेल एज प्रैक्टिस है, ऐसा प्रोसेस फॉलो करने से वो भी आपकी इंक्रीज होने वाली है, उसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और, काफ़ी बच्चों के जो बच्चे 12th में हैं उन्हें इस ड्यूरेशन में बोर्ड्स भी देने हैं। तो जिन बच्चों को बोर्ड्स देना है, जो 12th में हैं जिन्हें बोर्ड्स देना है और उनकी डेट बीच में है, वैसे CBSE की जो शेड्यूल है काफ़ी बढ़िया आया है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम है। अब देखो उसमें मैं एक छोटी सी एडवाइस बस ये दूंगा कि जैसे मान लीजिए 28 फेब को CBSE वालों का शायद केमिस्ट्री का पेपर है और 6 मार्च को शायद उनका फिजिक्स का पेपर है। तो 28 से पहले वो केमिस्ट्री की तैयारी करें। 3-4 दिन पहले जो है वो केमिस्ट्री ही पढ़ें, चाहे वो बोर्ड लेवल की पढ़ें चाहे वो मेंस लेवल की पढ़ें। ठीक है भाई, ज़्यादा बोर्ड लेवल की पढ़ लें, क्योंकि बोर्ड लेवल की पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी मेंस की तैयारी नहीं हो रही है। आपको भी पता है बहुत सारे क्वेश्चन सीधे NCERT बुक से आए हैं, केमिस्ट्री में खासतौर से आए हैं। तो अगर हम NCERT बुक फॉलो कर रहे हैं भाई, जैसे 24 को शायद इंग्लिश का एग्जाम है, उसके बाद 28 को केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो ये 4-5 दिन जो है उसमें पूरा जोर लगा दो NCERT पे कि भाई केमिस्ट्री की NCERT को हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक ये जो केमिस्ट्री की हम 4-5 दिन लगाएंगे ना, इससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो मेंस में केमिस्ट्री हमारी इंप्रूव हो रही होगी, साथ ही साथ बोर्ड की भी हमारी तैयारी हो रही होगी। इसी तरह 1 से लेकर 6 तक शायद उनका फिजिक्स का पेपर है और इसी तरह उस टाइम में फिजिक्स पढ़ें, और 11 को उनका मैथ्स का पेपर है, तो 6 से लेके 11 तक वो मैथ्स पे करें। और उसके बाद फिर वापस अपने इस मॉडल पे आ जाएं कि 150 प्रॉब्लम इन ए डे, 50-50-50 तीनों सब्जेक्ट को हमें तैयार करना है। तो बच्चों इन स्टेप्स मेरी हो सकता है ये बात आपके बहुत काम आए और आप इससे अपने जो सेकंड अटेम्प्ट में उसमें एक बेहतर परसेंटाइल ला पाएँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। Wish you best of luck for your future board exam as well as JEE Main 2023 attempt 2. Best of luck.